आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दिन सोमवार, भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप सब पर रहे। 31 जनवरी 2022 दिन सोमवार, आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से भव्य स्वागत है। जैसा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा, आपके पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त जो पुस्तक है, भारत की खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रचित ये पुस्तक है। अंग्रेजी में उन्होंने इसे लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, तो इसमें समस्त भारत की उन्होंने यात्रा की है। समस्त भारत की पृष्ठभूमि के विषय में उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ का जनजीवन, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सभी विषयों के संदर्भ में बताया हुआ है इसमें। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा, इसी भारत की खोज से अध्याय नंबर 8, तनाव। तो तनाव के विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम तनाव के विषय में जो शीर्षक दिया है नेहरू जी ने इसे, इसका अर्थ जान लेते हैं। तनाव का अर्थ होता है कि दिमाग पर जो कोई भी बात है, उस बात का जब बोझ बन जाता है दिमाग के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं? तनाव। कई बार बोलते नहीं, ये आदमी तो टेंशन में है, वही तनाव में है, इस तरह से। ठीक है, तो तनाव का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, दिमाग पर किसी बात का कोई बोझ होना, ये तनाव का अर्थ है। ठीक है, इसमें हम जानेंगे इस अध्याय में भारत में तनाव कैसे बढ़ा, और उस समय जो चुनौतियां थी भारत के लोगों के समक्ष, वो कैसी चुनौतियां थी। यानी कि चुनौतियों से अभिप्राय जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था सन 1942 में, गांधी जी ने जो शुरुआत की थी भारत छोड़ो, ये जो आंदोलन उन्होंने चलाया था। इससे पहले भी 28-29 में भी गांधी जी ने आंदोलन चलाया। उससे पहले भी महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाए। तो अंत जो उनका अंतिम आंदोलन था, ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। इससे संबंधित जानकारी अब प्राप्त करेंगे हम। थोड़ा सा सारांश बता देता हूं इसमें आपको। सन 42 की शुरुआत में भारत पर तरह तरह से तनाव बढ़ने लग गया था। युद्ध का समय लगातार नजदीक आ गया था, क्योंकि एक अगर देखा जाए तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी छिड़ा हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध, और भारत जो देश है, प्रथम विश्व युद्ध तो आपको पता ही है, और द्वितीय विश्व युद्ध पता है आपको कब से कब हुआ था? मैंने आपसे पहले भी पूछा था और शायद आप लोग भूल गए होंगे। जहां तक मेरे विचार, देखो वैसे हम एसएस के टीचर नहीं है, आगे पीछे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा, सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और ये दूसरा विश्व युद्ध 1939 से शुरू होकर और 1945 तक चला था। और जो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका ने जो बम गिराए थे, वो इसी दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान की बात है। ठीक है, और भारत देश इंग्लैंड की तरफ से इस युद्ध में शामिल हुआ था, जहां तक मेरा विचार है। देखिए, आंकड़े तथ्य नहीं है मेरे पास, लेकिन जो कुछ मैंने करीबन 20-22 साल पहले जो पढ़ा है, उसके विषय में जहां तक थोड़ा बहुत मुझे याद है। ठीक है, बाकी आप अपने एसएस के टीचर से भली भांति पूर्वक इसके विषय में जानकारियां हासिल कर सकते हो। थोड़ा बहुत हम गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें जो उस समय ये दूसरा विश्व युद्ध था, तो भारत में भी उस समय ये युद्ध की समस्या बरकरार थी, और भारत के शहरों पर भी हवाई हमलों की संभावना उस समय हो चुकी थी, क्योंकि इस समय दूसरा विश्व युद्ध पूरे जोरों शोरों पर था सन 42 में। और पूर्वी देशों में युद्ध पूरे जोरों शोरों पर तो था ही, अपने इधर भी पूरे जोरों शोरों से था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, भारत देश इंग्लैंड की तरफ से
इंग्लैंड का साथ दिया था भारत देश ने, क्योंकि भारत देश के लोगों की, भारत की सेना की मजबूरी थी, क्योंकि उस समय इंग्लैंड का ही कब्जा था भारत देश पे। ठीक है, तो भारत और इंग्लैंड के संबंधों में जो अंतर है, जो क्या अंतर आया, क्या नहीं आया, इस प्रकार की जो बातें हैं इस अध्याय में पढ़ेंगे। फिर बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। सन 42 में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक खुली सभा बुलाई और सरकार ने उस प्रस्ताव पर क्या किया, बहस भी की, तरह तरह के जो विचार भी किए, जिससे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। एक जो कमेटी बनी थी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। ठीक है, और इस कमेटी में जितने भी जो भी सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तरह तरह के अपने अपने विचार रखे और तर्क वितर्क हुए, चर्चा परिचर्चाएं चली, और अंत में ये जो प्रस्ताव था, इस पर जो मान्यता प्राप्त हुई, इसी प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना गया है। ठीक है, और ये जो भारत छोड़ो प्रस्ताव की जो कार्यविधि है, कार्यविधि के विषय में अगर जाने तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के तहत स्पष्ट रूप से सरकार को चुनौती दी गई थी और अंतरिम सरकार निर्मित करने का प्रस्ताव रखा गया था। वे ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के विशिष्ट लोगों द्वारा लीडरशिप हो सके। इसमें यह भी कहा गया कि मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमलों को भी रोका जाएगा। ये जो अड़ोसी पड़ोसी जो देश है, इनसे भारत देश की सहायता करेंगे। ठीक है, और फिर कांग्रेस कमेटी की ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से जो अपील की, कांग्रेस कमेटी ने ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से जो अपील की कि कांग्रेस कमेटी ने संसार के सभी गुलाम देशों की आजादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से अपील की थी, और गांधी जी के नेतृत्व में हिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया गया। ये जन आंदोलन शुरू करने की एक तरह से स्वीकृति ली गई, और अंत में यह भी कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति पर नहीं प्राप्त करेगी, लेकिन अब जो ताकत आएगी वह भारत की सारी जनता की ताकत होगी। इस तरह से कमेटी का अगला कदम क्या होगा, प्रस्ताव का पास होना, ये सभी बातें। और इस तरह से कांग्रेस सभापति मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि अगला कदम क्या है, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि कौन है, वो इस रोज से मुलाकात किस समय की जाएगी, मुलाकात करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो किस समय करेंगे, और खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों से भी एक सम्मानपूर्ण समझौते की भी अपील की गई। और तब ये जो जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन शुरू हुआ। और इस तरह से कमेटी के अथक प्रयास और अपीलों के उपरांत 8 अगस्त सन 1942 को ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव पास हो गया, और जन आंदोलन के प्रारंभ होते ही अगस्त की सुबह सुबह तरह तरह की गिरफ्तारियां हुई, लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई, और इसी गिरफ्तारी में जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता अहमदनगर के किले में बंदी बनाए गए। और शुरुआत में जो प्रथम अध्याय अहमदनगर का किला, उसमें नेहरू जी ने अपने विषय में बताया भी है। ठीक है, तो नेहरू जी ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी थी, एक किधर कौन सी जेल में, अहमदनगर के किले में बंदी रहकर, उन्होंने अहमदनगर के किले में बंदी रहकर ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है, ये उन्होंने लिखी थी। ये इस अध्याय का एक तरह से जो सारांश है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पेन पेंसिल साथ में रखना, जो भी कठिन शब्द आएंगे, जो भी महत्वपूर्ण बातें आएंगी, वो मैं आपको साथ के साथ में बताता जाऊंगा और रेखांकित कराते जाएंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा, युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था, और भारत के शहरों पर
हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहां क्या होगा? प्रश्नावली है। भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या अंतर आएगा? चुनौती भारत छोड़ो प्रस्ताव। बंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। वह एक लंबा और विस्तृत प्रस्ताव था। विस्तृत होता है जो फैला हुआ, बड़ा, विस्तृत, बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था। अंतरिम होता है आंतरिक, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल गवर्नमेंट। ऐसी सरकार जो मिलीजुली हो, ऐसी सरकार जो मिलीजुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और हिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आजादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया। स्वीकृति होता है अनुमति देना, ठीक है, स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में, अपरिहार्य क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, आप वाक्यांश भी बोल देते हैं इसे, आप व्याकरण में पढ़कर भी आए होंगे, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा, बताया भी होगा, ठीक है। अपरिहार्य का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके, जिसे रोकना कठिन हो, उसको बोलते हैं अपरिहार्य, ठीक है। आगे देखिएगा तो अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों में एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। 8 अगस्त सन 1942 को काफी रात गई, यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह सुबह बंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर के किले में आ गए। ये जो अध्याय था ये आपका समाप्त हो गया। अब दूसरा अध्याय देखिएगा आप, 9वां अध्याय। 9वां अध्याय देखते हैं, ठीक है भाई, इस अध्याय की समाप्ति है। अब 9वां अध्याय देखिएगा आप। 9वां अध्याय है दो पृष्ठभूमियां, भारतीय और अंग्रेज। अब ये जो दो पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेज है, इसमें अगर सारांश जाने तो इसमें इसको भी हम 2 या 3 टुकड़ों में बांट देंगे, इस अध्याय को भी सारांश के तौर पे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम जानकारी हासिल करेंगे जो सन 1942 में जो विद्रोह शुरू हुआ था उस विद्रोह के विषय में, फिर जो उथल पुथल और उसका जो दमन किया गया उसके विषय में, ठीक है। और फिर भारत में जो बीमारियां फैली, अकाल से संबंधित जो महामारी फैली है उससे संबंधित, ठीक है। और अंतिम जो इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे भारत की जो सजीव सामर्थ्य, उनकी भारत की जो ताकत थी, योग्यता थी, उसके विषय में जानेंगे, ठीक है। तो अगर जो इसका मैं सारांश बताऊंगा तो फिर आपके ये अध्याय समाप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को इसमें से कुछ जानना है तो आप पूछ लेना मुझसे। शुरुआत करते हैं इस अध्याय की।
भारत में अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ वह आकस्मिक नहीं था। आकस्मिक, अंग्रेजी में इसे सडनली बोलते हैं, सडनली। देखो, हम अंग्रेजी के विद्यार्थी नहीं रहे हैं, आप लोग अंग्रेजी भलीभांति पूर्वक जानते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत उच्चारण या फिर कुछ भी हेर फेर हो सकता है, उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन जहां तक मेरा विचार है, इसको सडनली ही बोलते हैं, बाकी अन्य शब्द भी होंगे वो मुझे पता नहीं है। आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक से, ठीक है। वह पहले से जो बहुत कुछ होता आ रहा था, उसकी चरम परिणति थी। परिणति, परिणति, चरम परिणति का मतलब होता है अंतिम रूप देना। नीति, नीति मूल शब्द है। प्री इसमें उपसर्ग है, प्री का मतलब होता है चारों ओर का, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बारे में आक्षेप, आक्षेप होता है जिससे उम्मीद की जाए, यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द है जिससे कोई उम्मीद लगाई जाती है। आक्षेप। आलोचना, आलोचना बड़ा दमदार शब्द है ये, आलोचना। ये जो आलोचना शब्द है ये बहुत ही दमदार है, और आज के दौर में अधिकतर इसी शब्द के अनुसार जीवन व्यतीत करते हम जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसी शब्द के इर्द गिर्द हमारा जीवन निर्भर है। कभी समय लगेगा ना तो बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो आलोचना शब्द है, आलोचना, लोचन, लोचन मीन्स देखना, संस्कृत शब्द हो जाएगा। और क्या देखना, आलोचना किसी एक तरीके से कभी भी आलोचना नहीं की जा सकती। जब भी हम किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पुस्तक की, किसी भी साहित्यकार की, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, किसी भी रूप में जब भी हम किसी की आलोचना करेंगे तो उसके दोनों पहलुओं को उठाया जाता है। उसके मेरिट, उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स दोनों, गुण और अवगुण, गुण और अवगुणों दोनों को, दोनों की तुलना की जाती है, जो दोनों में समता प्रकट की जाती है, दोनों में समानता और असमानता बताकर तब हम किसी की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर आज आप देखोगे, अगर थोड़ी सी सामान्य जानकारी हासिल करें, अगर कोई आपसे थोड़ा सा बेहतर, आपको से थोड़ी सी बेहतर जानकारी किसी को है और आप भी उसी विभाग में काम करते हो या किसी अन्य उसमें हो, तो आप क्या करते हो, उस व्यक्ति की आलोचना करनी शुरू कर देते हो। तरह तरह की आलोचनाएं से झेलनी पड़ती है। इंसान जब घर से निकलता है ना अपने क्रम के लिए, जो उसका क्रम दिया परमात्मा ने उसे, जब घर से निकलता है तो उसके मन में किसी प्रकार की कोई आलोचना, किसी इस प्रकार के शब्दों का, इस प्रकार की जो दिग्भ्रमित शब्दों का या फिर इस प्रकार की विचारधारा, अवधारणा है उसके मन में नहीं होती। लेकिन जब वो शाम को घर में प्रवेश करता है तो तरह तरह की दिग्भ्रमित अवधारणाएं, अवधारणाओं से भरा हुआ इंसान अपने घर में प्रवेश करता है, अपने घर में प्रवेश करता है। उसे पूरा जीव, पूरा दिन आलोचनाओं में झेलना पड़ता है। अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ये तो बात ये थी, क्या नाम है, आलोचना की। और आलोचना जो शब्द है, ज्यादातर हम जब एमएड करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं, तो उस समय बड़ा कामयाब होता है ये शब्द। जब हमें किसी भी पुस्तक में जब हम एक तरह से डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, हम शोध कार्य करते हैं उस समय। अब एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है, एक बार एक राजा था, राजा, और उसने क्या किया, उस राजा ने, वो राजा प्रतिदिन है ना अपनी प्रजा को भोजन कराया करता था, प्रतिदिन उसका नियम था। उसने क्या किया,
एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना आज 100 ब्राह्मणों को, जो अंधे ब्राह्मण है मेरे राज्य में, उन्हें भोजन कराऊं। तो उस राजा ने अपने रसोइये को बोला कि भाई आज है ना, आज मैं 100 अंधे ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, और आप इनके लिए एक विशेष तौर पे जो खीर है, खीर का भोजन बनाइए, खीर का, क्योंकि जो खीर है, खीर का भोजन ब्राह्मणों के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। तो अब आदेश दे दिया राजा ने अपने रसोइये को। हुआ क्या, रसोइये ने खीर बना दी, और वो जो खीर के लिए जो दूध रखा था, रसोइये ने उसे ढका नहीं, उस पे कपड़ा इत्यादि कुछ रखा नहीं। तो सांप आकर उस दूध को, जो बाल्टी में, जिस भी बर्तन में वो दूध रखा था खीर के लिए, उसे पी गया थोड़ा सा, और उसमें जहर फैल गया उस दूध में। अब रसोइये ने ये ध्यान दिया नहीं, बिल्कुल भी रसोइये को पता ही नहीं था। रसोइये ने उस दूध को उठा के और चावल में डाल दिया, और फिर वो खीर बना दी। और जो राजा था, राजा ने क्या किया, राजा ने अपने उन 100 अंधे ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। अब भोजन तो करा दिया, राजा के मन में तो कोई शंका थी नहीं, राजा के मन में तो किसी प्रकार का पाप था नहीं, क्योंकि उसने तो उसका तो ये एक तरह से नियमित कार्य था। अब वो भोजन करने के उपरांत वो जो 100 अंधे ब्राह्मण थे, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब राजा हैरान, पश्चाताप करना शुरू कर दिया राजा ने, भाई हुआ तो क्या हुआ, करने तो चले थे नेकी का काम, और उल्टा ये पाप लग गया, तो ये तो गलत हो गया। तो राजा ने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी जो राजधन, ऐशो आराम, सब कुछ त्याग दिया, और पश्चाताप की आग में जुलूसना शुरू कर दिया। और उस राज त्याग करके, और वन में परमपिता परमात्मा का जाप करने के लिए निकल गए, तप करने के लिए निकल गए, कि कैसे भी हो हम क्या करें, मुझे इसका ये जो मेरे से पाप हुआ है, इस पाप को धोने के लिए एक परमात्मा ही साधन है। इस तरह से ऐसी विचारधारा बनाकर राजा ने अपने राजकाज को छोड़ दिया, त्याग दिया। अब राजा रास्ते से जा रहे थे, तो काफी थके मांदे वो राजा हो चुके थे। अब एक गांव से वो गुजर रहे थे, तो गांव में क्या हुआ, वहां पर बैठे हुए थे 10-20 व्यक्ति ऐसे बैठे थे। तो राजा के मन में आया कि क्यों ना थोड़ी देर यहाँ पर आराम किया जाए, इस गांव में अगर थोड़ा बहुत आसरा मिलता है तो यहाँ पे आराम किया जाए। तो राजा ने उन व्यक्तियों से पूछा कि भाई मुझे कुछ समय के लिए आराम करना है, और मुझे काफी दूरी तय करनी है, तो इस तरह से मुझे कोई ऐसा आसरा बताइए जिसमें भक्ति भाव हो, ऐसा कोई घर बताओ कि जिसमें भक्ति भाव हो। अब लोगों ने दिमाग दौड़ाया, दिमाग के घोड़े दौड़ाए, तो एक उसमें से कहने लगा कि ऐसा है जी, वैसे तो हमारे गांव में ऐसा कोई घर है नहीं कि जहाँ पे भक्ति भाव है, लेकिन एक है, उस एक घर में भाई बहन रहते हैं, दोनों जवान है, लड़की भी जवान है, लड़का भी जवान है, और उस लड़की की जो बहन है वो भक्ति करती है, उस घर में भक्ति भाव है। अगर आप उनसे अनुमति ले सकते हो, वो आपको आसरा दे सकते हैं, तो आप देख ले। तो राजा ने क्या किया भाई, राजा ने वहां गए उनके घर, लड़का लड़की के, लड़के से कहने लगे भाई मुझे एक रात काटनी है, और आप इस तरह से मुझे थोड़ा सा, मुझे वो थके मांदे हुए हैं और काफी दूरी तय करनी है। अब उस लड़के ने अनुमति दे दी, राजा को अनुमति दे दी। तो अब लड़की का वही कर्म, सुबह उठ के परमात्मा में ध्यान लगाना। अब लड़की सुबह जल्दी उठ के भक्ति भाव में डूबी हुई, मालिक का ध्यान, मालिक के चरणों में ध्यान। अब लड़का भी उठ गया, लड़के ने देखा अपनी बहन की ओर कि इसने आज काफी टाइम लगा दिया, अभी तक ये उठी नहीं, इसको पता नहीं कि घर पर मेहमान आया हुआ है, उसके लिए भोजन भी बनाना, चाय भी बनानी, और उसे फिर जाना भी है, लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन ये अभी तक उठी क्यों नहीं है, ये भक्ति भाव इसका पूरा क्यों नहीं हुआ, अभी तक भक्ति ये इसकी पूरी क्यों नहीं हुई।
फिर वो थोड़ी देर बाद लड़की जब उठ कर आती है तो उसका भाई उससे पूछता है। इतने में उधर से राजा की भी जो आंख है खुल गई, वो भी नींद से जाग गए। तो राजा उन दोनों की बातें सुनता है और लड़का अपनी बहन से पूछता है कि भाई आज आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया। लड़की कहने लगी कि ऐसा है भाई, आज धर्मराज ने एक फैसला लेना था, और वो फैसला ये था कि एक किसी राज्य का राजा था और उसने 100 ब्राह्मणों को भोजन कराया, अंधे ब्राह्मणों को और खीर का। तो इस तरह से वो 100 के 100 मर गए और वो राजा बेचारा पश्चाताप की आग में झुलस रहा है। और इस तरह से उसने सब कुछ त्याग दिया। और वो जो 100 अंधे व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है, 100 अंधे ब्राह्मणों की जो मृत्यु हुई है, उसका पाप किसको लगेगा? उसका धर्मराज इस संकट में है कि उसका पाप किसको दे, राजा को दे, रसोइये को दे, या सांप को दे। तो इसी शंका में आज मैंने काफी ध्यान लगाकर ये धर्मराज की अदालत में मैं बैठी थी, तो ये बातें सुन रही थी, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया, इसीलिए ज्यादा टाइम लग गया। अब राजा के मन में शंका और भी, राजा के मन में और भी उत्सुकता पैदा हो गई कि भाई ये तो मैं खुद ही हूं, जबकि उन दोनों भाई बहनों को पता नहीं था ये वही राजा है। अब राजा ने उस लड़की से फिर से अनुमति मांगी कि आप मुझे है ना एक रात और गुजारने के लिए दे दो, ताकि मैं हूं ना ये एक रात और आपके यहाँ पे भली भांति पूर्वक गुजार सकूं। और लड़की से निवेदन किया कि बेटी ऐसा है कि वो जो धर्मराज ने जो फैसला लेना है उसका पूरा का पूरा विवरण मुझे भी बताना आप कल, ठीक है? तो इस तरह से उधर क्या हुआ, गांव में जिन लोगों से उसने राजा ने पूछा था आश्रय के लिए, तो उधर वो गांव के जो लोग हैं, गांव के लोग तरह तरह की निंदा करनी शुरू कर दी, उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी राजा की, कि भाई वो कल जो राजा आया था वो उस लड़के के घर उसने जो प्रवेश किया एक रात गुजारने के लिए जो अनुमति ली थी, वो अभी तक गया क्यों नहीं? कभी उस राजा के मन में लड़की के प्रति कोई गलत सोच तो नहीं पैदा हो गई? कभी वो उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो लड़की के साथ, या कभी उसको भगा कर तो न ले गया हो? इस तरह तरह की जो आलोचनाएं हैं, जो तरह तरह की जो निंदाएं हैं, वो करनी शुरू कर दी उसने लड़के और गांव के लोगों ने, ठीक है? उधर इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा चल रही थी गांव के लोगों में। अब उधर क्या हुआ, अगले दिन सुबह फिर लड़की का तो वही क्रम, लड़की उठी, उठने के बाद लड़की ने क्या किया, लड़की ने फिर से वो किया, क्या नाम है, मालिक के चरणों में ध्यान लगाया। और जब वो अपना क्रम करके वापिस आई, उठी, इधर आई, तो राजा ने उससे सवाल जवाब किया कि बेटा क्या हुआ, आज धर्मराज ने क्या फैसला लिया? तो लड़की ने बताया कि धर्मराज ने फैसला लिया कि वो जो पाप हुआ है, वो जो 100 अंधे ब्राह्मणों को की जो मृत्यु हुई है, उसका जो पाप है धर्मराज ने न तो राजा को दिया, न ही रसोइये को दिया, और न ही सांप को दिया। तो राजा ने पूछा कि फिर धर्मराज ने वो पाप किसको दिया? कि धर्मराज ने वो पाप है ना, वो गांव के लोगों ने जो उस राजा की निंदा की है ना, गांव के लोगों ने उस राजा की जो निंदा की है, तरह तरह के जो मन में उनके तरह तरह के विचार आए कि कभी उस लड़की को भगा ना ले गया हो, इस प्रकार की जो गांव के लोग उस राजा की जो निंदा कर रहे हैं, वो धर्मराज ने उन लोगों में बांट दिया। वो पाप थोड़ा थोड़ा करके उन सभी लोगों में बांट दिया। अंततः हमें यही सीख प्राप्त होती है, जीवन जीना है, ढंग से जीना है, परमात्मा मालिक के चरणों में ध्यान लगा के हमें जीवन व्यतीत करना है। जीवन हमारा क्षणभंगुर है, छोटा सा एक बबूले की तरह है, समुद्र की लहरों की तरह है, जो एक बार ऊपर उठती है फिर नीचे गिर जाती है। जिस तरह से पानी में बबूला उठता है और वो फिर बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, दोबारा से वो वही बबूला दोबारा नहीं बन पाता, फिर कोई अन्य उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमें जीवन नहीं जीना, हमें
अच्छे से जीवन में, अपने जीवन में किसी की निंदा बिल्कुल नहीं करे, आलोचना न करे। इस प्रकार की सीख आप इस कहानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल। अब आप में से किसी को कुछ पूछना है?